हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2026 के लिए RBSC, उनके लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम जितने चैप्टर के फॉर्मूले हैं उनका एनालिसिस करेंगे, यानी विस्तार से अध्ययन करेंगे और उनको समझेंगे। और नेक्स्ट क्लास के अंदर जितने चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस बार बोर्ड एग्जाम 2026 में बनेंगे, उनका एक एक क्वेश्चन का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम समझेंगे ऑल फॉर्मूले, जितने फॉर्मूले हैं उनका रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। उनके बाद हम मोस्ट क्वेश्चन को भी अच्छे से समझेंगे। तो आज की जो क्लास है स्टार्ट करने से पहले जो आपके लिए ऊर्जा का स्रोत का कार्य करेगा वो है मोटिवेशनल कोट। तो उनको समझने के बाद में हम क्लास को आगे स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप रिजल्ट के लिए क्या है, जिम्मेदार नहीं हैं। यानी जो भी रिजल्ट क्या रहेगा, फाइनल डाटा क्या होगा, उनके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आप कोशिश के लिए क्या हैं, जिम्मेदार हैं। यदि आप कोशिश ही नहीं करोगे तो फिर रिजल्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो आप कोशिश करोगे, मेहनत करोगे, तो फिर रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप रिजल्ट के लिए जिम्मेदार नहीं है। यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हो या कोशिश ही नहीं कर रहे हो तो उनके लिए यह जिम्मेदारी आपकी होगी। यानी इस बोर्ड एग्जाम में आपको परचम लहराना है, तो उनके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और हमारे साथ में जुड़ना पड़ेगा अगर अच्छा स्कोर करना है तो फिर। तो प्यारे विद्यार्थियों, मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज की हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर के कितने फॉर्मूले होंगे, कौन कौन से हैं और कौन से फॉर्मूले पर हमारा क्वेश्चन बनेगा, उनको भी साथ में समझते जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, फर्स्ट हमारा जो चैप्टर है जो वास्तविक संख्याओं का है, तो वास्तविक संख्याओं में कौन कौन से फॉर्मूले हैं उनका एनालिसिस करते हैं, विस्तार से समझते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक संख्याएं, इनमें आप दो प्रकार की संख्याएं पढ़ोगे। एक तो होगी परिमेय संख्याएं और एक होगी अपरिमेय संख्याएं। एक परिमेय संख्याएं और दूसरी होगी अपरिमेय संख्याएं। तो प्यारे विद्यार्थियों, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल विशेष तौर पे आप ध्यान रखना है। इसमें जो परिमेय संख्याएं हैं उनमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं वो अच्छे से ध्यान रखना। परिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, जहां पर Q क्या होगा, 0 नहीं होगा। अब सिंपल यहां पर क्या P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे, वही परिमेय संख्या होगी क्या। यानी परिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्या शामिल होगी, एक तो इसमें प्राकृत संख्या शामिल होगी, पूर्ण संख्या भी शामिल होगी। यानी संख्याओं के प्रकार विशेष तौर पर ध्यान रखना, छोटा क्वेश्चन बनेगा। यानी परिमेय कौन सी है, अपरिमेय संख्याएं कौन सी हैं, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, सम संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं, और उनके बाद में भाज्य, अभाज्य, ये सब संख्याएं हैं। वो कौन सी संख्याएं, जैसे गुणज संख्याएं, तो ये सब संख्याएं हैं वो हैं हमारी परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं, परिमेय संख्याएं। जैसे -1/2, 1/4, 5, 0, ये सब कौन सी संख्याएं होगी, अपरिमेय संख्याएं होगी। लेकिन ये परिमेय संख्याएं होगी। अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो कौन सी संख्या होगी, जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब इनमें और भी बातें ध्यान रखना कि रूट के अंदर वो संख्याएं जो क्या हैं, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो वो पूर्ण वर्ग नहीं है, वो अपरिमेय होगी। लेकिन पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्याएं। पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी, जैसे रूट के अंदर 4 होगा तो क्या आएगा, 2। यानी रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो बाहर आएगा तो क्या बनेगी, परिमेय संख्या बनेगी। लेकिन अपरिमेय संख्या की बात करें
तो कौन कौन सी संख्याएं बनेगी प्यारे विद्यार्थियों? अपरिमेय संख्याओं में वो संख्याएं आएगी जो रूट के अंदर हैं, और जैसे √3 है तो वो संख्या कौन सी होगी? अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अभाज्य या पूर्ण वर्ग नहीं, पूर्ण वर्ग नहीं, यानी रूट के अंदर वो संख्याएं जो पूर्ण वर्ग नहीं हैं वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, रूट के अंदर 5, ये सब संख्याएं कौन सी होगी? ये संख्याएं होगी अपरिमेय संख्याएं। अब इनमें और किस प्रकार का संख्याओं में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इन पर विशेष ध्यान देना। जैसे यहां पर बात आ जाए कि परिमेय और अपरिमेय जुड़ेगी तो क्या बनेगी, यानी मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों। तो कौन कौन सी बातें हैं? जैसे आप परिमेय और अपरिमेय जोड़ रहे हो, परिमेय प्लस अपरिमेय, तो बराबर क्या प्राप्त होगा? और जब आप परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पहले बाद में कैसे भी आ सकती हैं, परिमेय माइनस अपरिमेय करोगे तो फिर कैसी संख्याएं प्राप्त होगी, इनके एग्जाम्पल भी समझेंगे। और यदि परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणा हो रहा है, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणा हो रहा है तो फिर क्या होगा? और जब परिमेय और अपरिमेय संख्या का भाग हो रहा है, जैसे परिमेय और अपरिमेय संख्या का भाग, तो फिर किस प्रकार की हमें संख्याएं प्राप्त होगी? इस पर छोटा क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। परिमेय और अपरिमेय जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय ही प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जब परिमेय और अपरिमेय संख्या घटाएंगे तो भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। जब गुणा करोगे तो भी अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, और जब भाग दोगे तो भी कौन सी संख्या प्राप्त होगी? अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। यानी कहने का मतलब एग्जाम्पल भी ले लेते हैं इनमें कि कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे। जैसे यहां पर 2 प्लस √3, तो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? तो यहां पे अपरिमेय संख्या होगी। कौन सी होगी प्यारे विद्यार्थियों? अपरिमेय संख्या। जब घटाओगे, जैसे 2 माइनस √5 कर लो, तो भी क्या प्राप्त होगी? अपरिमेय। यानी इस प्रकार के जब एग्जाम्पल दिखे और कह दे कि इसमें कौन, ये किस प्रकार की संख्या है, प्रॉपर यदि आप यहां पर देख रहे हो कि अलग से केवल दिखाई दे रहा है कि भी रूट में 2 है, √3 है, √5 है, ये तो क्या बनेगी? जो पूर्ण वर्ग नहीं है रूट के अंदर, वो होगी अपरिमेय। लेकिन उनके साथ में परिमेय भी आ रही हैं, जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे भी आ रही हैं, और साथ में परिमेय और अपरिमेय हैं, तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। जैसे गुणे में इस प्रकार से आ जाए तो ये भी क्या होगी? अपरिमेय। और भाग में आ जाए जैसे 2/√3, तो ये क्या होगी? ये भी अपरिमेय होगी। जब अपरिमेय के साथ में किसी भी संख्या, किसी भी प्रकार की संख्या जुड़ेगी तो क्या बनेगी? अपरिमेय संख्याएं बनेगी। ये कॉन्सेप्ट आप अच्छे से ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये वाले। अब और कुछ बातें बता रहा हूं कि कौन कौन सी संख्याएं इसमें और पूछा जा सकता है। यहां पे एक संख्या है, जैसे आपने समझा कि पाई की वैल्यू 22/7 के इक्वल लिया जा रहा है, तो इसमें 22/7 क्या होगी? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। यानी ये कौन सी संख्या होगी? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय। 22/7 परिमेय संख्या है। लेकिन यहां पर बात करें, पाई की बात करें, तो पाई क्या होगी? पाई अपरिमेय संख्या। पाई क्या होगी? अपरिमेय संख्या। क्योंकि पाई की वैल्यू है ना, पॉइंट के बाद में 3 अंकों के बाद में रिपीट भी नहीं हो रही है, कंटिन्यू नई नई संख्या आ रही हैं, यानी अशांत अनावर्ती होगी। कौन सी संख्या है पाई? अशांत अनावर्ती। और ये क्या होगी? 22/7, यानी दशमलव के बाद में संख्या रिपीट होने लग जाएगी, यानी ये होगी शांत आवर्ती। कौन सी संख्या है? ये हैं अशांत, ये अशांत अनावर्ती, और ये संख्या कौन सी होगी? शांत आवर्ती। कौन सी संख्या है? शांत आवर्ती। ये भी आप ध्यान रखना कि अशांत अनावर्ती वाली संख्या क्या होगी? अपरिमेय। लेकिन शांत आवर्ती वाली संख्या कौन सी होगी? ये होगी परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या।
तो प्यारे विद्यार्थियों, वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की हैं, परिमेय और अपरिमेय। इनके बारे में डिटेल में जाना, और उसके बाद में कभी ये जोड़ और गुणा भाग में आ जाए तो किस प्रकार की संख्या बनेगी, वो किस प्रकार की बनेगी, हर कंडीशन में अपरिमेय संख्या बनेगी। अब यहाँ पे जो बात की जा रही है वो बहुत शानदार बात है कि अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या होती हैं, अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या होती हैं, और फिर एचसीएफ और एलसीएम के भी क्वेश्चन इनमें समझेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अंकगणित की आधारभूत परिमेय, अंकगणित की आधारभूत परिमेय क्या होती हैं? अंकगणित की आधारभूत परिमेय का मतलब होगा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को उनके अभाज्य संख्या के गुणनफल या गुणनखंड के रूप में विभाजित किया जा सकता है। कहने का मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को उनके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है या फिर विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यही अंकगणित की आधारभूत परिमेय है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर भी समझते हैं क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों। जैसे ये 20 है, उनका अभाज्य गुणनफल क्या होगा, तो इनका अभाज्य गुणनखंड होगा 2 से विभाजित होगा, यानी यहां पर 10, 2 का भाग, और यहां पर 5, 5 और 1, यानी 20 के अभाज्य गुणनखंड क्या प्राप्त हुए, 2 गुणा 5। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि ये संख्या तो क्या है, ये संख्या है भाज्य। कौन सी संख्या, भाज्य। और ये सब संख्याएं हैं वो क्या हैं, ये सब संख्याएं हैं जो इनके अभाज्य हैं, यानी इनको और आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन सी संख्याएं हो जाएगी, अभाज्य। तो प्रत्येक भाज्य संख्या को ही अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, अभाज्य संख्याओं को नहीं। तो ये अंकगणित की आधारभूत परिमेय है, बहुत सिंपल है। ये कथन आप विशेष तौर पर ध्यान रखना इसमें। अब यहां पे बात कर रहे हैं, और फर्स्ट एक्सरसाइज में ही है, जब पहली संख्या और दूसरी संख्या होगी, जैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आएगा। ये कथन आप अच्छे से ध्यान रखना। यानी कोई दो संख्या दी गई होगी, ये दो संख्याओं के लिए बात की जा रही है, दो से ज्यादा के लिए नहीं। यदि दो संख्याएं दी हैं तो उनका गुणनफल हमेशा एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आएगा। इस पर हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन डायरेक्ट अभी फिलहाल के लिए आप यही ध्यान रखो कि जब दो संख्याएं दी गई होगी तो उनका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, उनका गुणा दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। यदि इसी के अंदर इस बार आपका जो 101% क्वेश्चन बनेगा, इस पर ही बनेगा। और आप ध्यान रखना यहाँ पर कि किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। ये तीन राशियां आपको देखो, चार राशियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये 3 और ये 4। उनमें से आपको 3 क्या होगी, वैल्यू दिया गया होगा, 3 मान दिए गए होंगे, दिया गया। और आपको जैसे 3 वैल्यू आपको इसमें दी गई होगी क्वेश्चन के अंदर, और चौथी वैल्यू आपको ज्ञात करनी होगी। जब आपको पहली संख्या ज्ञात करनी है, मान लो, तो b का भाग लगा लो। पहली संख्या ज्ञात करनी है तो b का भाग लगा लो, यानी क्या हो जाएगा, एचसीएफ गुणा एलसीएम बट्टा में b। यानी पहली संख्या ज्ञात करनी है, जब ये तीनों दी हैं तो ये फॉर्मूला लगा लो। जब आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है और एचसीएफ भी दिया है, एलसीएम भी दिया है, और पहली संख्या भी दी है, तो ये फॉर्मूला कार्य करेगा। ठीक है ना, डायरेक्ट इसमें रख के सॉल्व कर लो।
और यदि एचसीएफ ज्ञात करना है, एलसीएम दिया है तो एलसीएम का भाग लगा लो इसके अंदर, यानी एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटा में एलसीएम हो जाएगा। यानी ये फॉर्मूला लगेगा। जब आपको एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ दिया है तो दी गई संख्या का भाग लगा लो इसमें ऐसे, तो ये क्या बन जाएगा, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और अपॉन में एचसीएफ। ये बातें आप अच्छे से ध्यान रखना। ये तो केवल पक्षांतरित रूप हैं, केवल ये बात आपको ध्यान है, ये फॉर्मूला ध्यान है, तो फिर आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट अध्याय है, एक्सरसाइज फर्स्ट, जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं, उनके जितने कॉन्सेप्ट हैं वो क्या होते हैं, क्लियर। अब हम समझते हैं सेकंड चैप्टर, जो कौन सा है, बहुपद। एक्सरसाइज या चैप्टर सेकंड है वो कौन सा है, बहुपद है। बहुपद का मतलब यहां पे बहुपद का निर्माण होगा, वो क्या होगा, चर राशियों से होगा, असर राशियों से, यानी चर और अचर राशियों के बीजीय व्यंजक रूप होगा, या इनसे जुड़कर गुणा भाग कैसे भी करके ये जो व्यंजक बनेगा या जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, बहुपद होगी। अब इनमें और क्या क्या बातें ध्यान रखनी है बहुपद में। बहुपद में यहाँ पे देखो कितने प्रकार के आप बहुपद पढ़ोगे। पहला होगा रेखिक बहुपद। कौन सा, रेखिक बहुपद। इसमें क्या क्या आपको बातें ध्यान रखनी है। देखो रेखिक का नाम आते ही चर राशि, देखो इसमें चर राशियां कितनी होगी वो ध्यान रखना, चर राशि एक होगी। क्या होगी, चर राशि एक होगी। रेखिक बहुपद कौन से होंगे, यानी जिस भी प्रकार में आप देखो व्यापक रूप में देखें तो इनको देखो बहुपद को px से डिनोट करोगे तो px बराबर रेखिक है, इसका मतलब ax प्लस बी। ये क्या होगा, रेखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस बी। रेखिक की बात आते ही चर राशि की अधिकतम पावर पे जाना, कितनी आ रही है देख लो आप। चर राशि कौन सी है, x। ये कौन सी राशियां हैं, ये है अचर। कौन सी हैं, असर। और ये कौन सी राशि होगी, x क्या होगी, चर राशि, यानी एक ही होगी। क्या होगी, एक ही। और उसकी पावर आप देख लो, पावर क्या है, एक। x की पावर क्या है, एक है, इसका मतलब वो रेखिक है। तो रेखिक बहुपद के कौन से एग्जाम्पल, परिभाषा कौन सी हुई, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात क्या हो, एक हो, रेखिक बहुपद कहलाएगा। चर राशि की पावर कितनी होगी, एक। अब एग्जाम्पल समझो इसमें कि कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे 3x 5x प्लस 1 माइनस का 2x, यहां पे माइनस का 5 कर लो और साथ में, यानी इस प्रकार के आपको दिखेंगे तो वो एग्जाम्पल होंगे रेखिक के। क्योंकि चर राशि पर जाना आप अधिकतम पावर पे जाना कितनी है, एक है तो रेखिक, दो है तो द्विघात, तीन है तो त्रिघात। अब हम यहां पर बात कर रहे हैं, वो किन की बात कर रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात कर रहे हैं कि इनके कितने शून्यक होंगे या मान क्या होंगे। रेखिक बहुपद हैं, उनके कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। रेखिक हैं तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, एक, और द्विघात होगी तो क्या होगी, दो होगी। तो शून्यकों की संख्या या मूलों की संख्या बात करें तो वो कितनी होगी, एक। जितनी पावर होगी उतने क्या होंगे, शून्यक होंगे। अब यहां पर शून्य ज्ञात करना है तो आप क्या कर लो, px बराबर क्या रख लो, 0। px बराबर 0 रख लो तो ax प्लस बी बराबर 0, और ax बराबर क्या हो जाएगा, b को साइड में दो, माइनस का b, a का भाग लगा लो, यानी हमें x बराबर क्या प्राप्त होगा प्यारे विद्यार्थियों, x बराबर माइनस बी बट्टा a प्राप्त होगा। ये क्या होगा, रेखिक जो बहुपद हैं उनके शून्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा। बहुत सिंपल, क्या होगा, इनको बराबर में लिखे हैं तो b क्या है, माइनस तो ही, और b क्या है, x का यहां पर अचर, b क्या है देख लो, असर राशि होगी। तो यहां पर इनको क्या लिखेंगे, असर, और अपॉन में a क्या है, a है x का गुणांक। क्या है, x का गुणांक। ये ध्यान रखना। और शून्य ज्ञात केवल एक होगा, क्योंकि कौन सा है, रेखिक बहुपद हैं, इनके ये एग्जाम्पल, शून्यकों की संख्या की बात करें एक, और रेखिक क्यों बना, क्योंकि चर राशि की जो पावर है वो कितनी है, एक है, तब उनको रेखिक बोलेंगे। दो होगी तो क्या बोलेंगे,
द्विघात, 3 होगी तो त्रिघात। ये इसका व्यापक रूप होगा। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? ये इनका व्यापक रूप, यानी इस प्रकार के रेखिक बहुपद होंगे, ये व्यापक रूप हैं। ठीक है, इनके शून्यक 1 होंगे या मूल कितने होंगे? 1 होंगे। अब हम बात कर रहे हैं वो कौन सा होगा? सेकंड होगा, वो होगा द्विघात बहुपद। कौन सा प्यारे विद्यार्थियों? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में घात कितनी होगी? घात 2 होगी। व्यापक रूप कौन सा होगा? इनका व्यापक रूप होगा, वो होगा px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस प्रकार का होगा। यानी ये इनका व्यापक रूप है। तो प्यारे विद्यार्थी यहां से आप क्या देख पा रहे हो कि जो x है ना, उनकी मैक्सिमम पावर क्या है? x की मैक्सिमम पावर क्या दिखाई दे रही है? 2। तभी तो ये क्या बना? द्विघात बना। क्या बना? द्विघात। उनके बाद में घात घटती जाएगी। देखो, घात 2 फिर 1 फिर 1 भी नहीं, यानी 0। x की पावर 0, x की पावर 0 क्या होती है? 1। यहां पर 1 आएगा तो गुणे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इनका क्या होगा? व्यापक रूप होगा। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं व्यापक रूप से ही हम बात कर रहे हैं कि इनके शून्यक कैसे ज्ञात होंगे या कितने होंगे। शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्यकों की संख्या, तो प्यारे विद्यार्थियों शून्यकों की संख्या होगी, वो होगी 2। कितने होंगे? 2। शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। अब 2 कैसे होंगे, कौन से होंगे, तो वो समीकरण पर डिपेंड करेगा कि ये किस प्रकार की समीकरण है। इनके एग्जाम्पल कुछ मैं आपको लिखवा देता हूं कौन कौन से होंगे। जैसे 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये समीकरण हो गई। या फिर 2x स्क्वायर, ये भी एक प्रकार की द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, या बहुपद है। यहाँ पे प्लस में ये भी हो या ना हो आवश्यक नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें a है ना, वो कभी भी 0 नहीं होगा। a अगर 0 होगा तो फिर घात 2 वाला पद है वो हट जाएगा, यानी 0 हो जाएगा, फिर वो रेखिक में कन्वर्ट हो जाएगा। a 0 नहीं होना चाहिए, इनमें a 0 नहीं होना चाहिए, ये बात आप विशेष ध्यान रखें। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, तो ये क्या है? ये है द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल। छोटा क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम्पल पर, ये ध्यान रखना। अब शून्यकों की संख्या 2 है। अब आपको पता है कोई भी द्विघात समीकरण है उनके 2 शून्यक होंगे। 2 शून्यक हैं तो एक शून्यक हम क्या मान लेते हैं? अल्फा, और एक क्या मान लेते हैं? बीटा। जो द्विघात समीकरण है, मान लो यही समीकरण है, इनको आप सॉल्व करोगे तो इनके कितने मान आएंगे? x के मान 2 मान आएंगे। 2 मान आएंगे तो एक को आप क्या मान लो? अल्फा, और एक को क्या मान लो? बीटा मान लो। एक को अल्फा, एक को बीटा मान लो। अब यहाँ पे किस प्रकार का क्वेश्चन बन रहा है, और आपका जो इस पर मोस्ट, देखो द्विघात बहुपद है ना, इस पर आपका क्वेश्चन बनेगा, और इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा वो देख लेते हैं। कि शून्यकों का योग जांच करना होता है। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का मतलब अल्फा और बीटा है ना, उनका योग। तो अल्फा प्लस बीटा वो किनके बराबर होगा? -b/a के बराबर। यहां से देखें तो इनमें इनका भाग देंगे और माइनस करेंगे तो वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर आएगा। यानी -b क्या है? b है x का गुणांक। b क्या है? x का गुणांक। और a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। यदि इसमें शून्यकों का गुणनफल की बात करें, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा गुणा बीटा, तो बराबर किन के आएगा? c/a के बराबर। यानी c इसमें क्या होगा? c होगा असर। यहां से देखें आप, c क्या होगा? असर। यानी और बटा में a क्या होगा? x स्क्वायर का गुणांक। यानी ये होगा असर, और बट्टा में क्या होगा? x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक।
प्रत्येक चैप्टर के कौन से फॉर्मूले हैं, और ये रिवीजन करने के बाद में हम समझेंगे प्रत्येक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उनका साथ में सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन पर आपके क्वेश्चन बनेंगे, ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखना। इन पर क्वेश्चन 101% बनेगा, यानी योग पर या गुणा पर यहाँ पर आपका 100% क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखना। ये द्विघात समीकरण पर ही है, यानी द्विघात बहुपद होगा ना, वहां से ही ये पूछा जाएगा। त्रिघात के लिए आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, नहीं है, क्वेश्चन बनेगा भी नहीं। चलो अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या होगा। सेकंड चैप्टर के केवल और केवल इतने ही फॉर्मूले हैं। अब हम थर्ड चैप्टर से देखते हैं कि कौन कौन से बेसिक होगा, उनमें कौन कौन से फॉर्मूले होंगे। तो थर्ड हमारा चैप्टर है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण, यानी चर राशियों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। एक्स और वाई में और भी आ सकता है, ठीक है ना, टी में भी पूछा जा सकता है। तो केवल यहाँ पे चैप्टर देखें, वो थर्ड चैप्टर हैं, और वो कौन सा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इनका जो सबसे ज्यादा किस प्रकार का इसमें क्वेश्चन बनेगा प्यारे विद्यार्थियों, कि भाई दो चर हैं इसमें, तो चरों की संख्या क्या है, यानी चर राशियां क्या होगी जो चेंज होती हैं, वो क्या होगी, 2, उनकी संख्या 2 होगी। और रैखिक हैं, इसका मतलब जो चर राशि है ना, चर राशि उनकी पावर कितनी होगी, यानी घात, चर राशि की घात कितनी होगी, चर राशि की घात होगी वो होगी 1, क्योंकि रैखिक हैं, और रैखिक में क्या होगी, 1 घात होगी। सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि इसमें इनका व्यापक रूप क्या है। सबसे पहले तो यही समझो कि किस प्रकार की समीकरण होगी। भाई आपने बहुपद में देखा, रैखिक होगा तो चर राशि की पावर 1 हो रही है, द्विघात है तो 2 हो रही है, त्रिघात है तो 3 होगी। अब यहां पर व्यापक रूप क्या होगा, दो चरों वाले हैं, तो फिर व्यापक रूप बनेगा, वो बनेगा ax प्लस by प्लस c। तो ये है दो चरों वाली रैखिक समीकरण, ये समीकरण है वो दो चरों वाली रैखिक समीकरण है, ये इनका व्यापक रूप है। दो चरों में कौन कौन से आप देखें, ये तो क्या हो गया भाई, एक एक्स और वाई, ये तो दो चर राशियां हो गई। ये कौन सी राशियां हैं, चर राशियां, ठीक है ना। और रैखिक है, इसका मतलब इनकी घात कितनी है आप देखें, तो दोनों की पावर कितनी होगी, 1। इनकी घात 1 होगी, लेकिन दो चर राशियां भी होगी, तब इनके एक्सरसाइज का नाम भी क्या है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण। पावर भी 1 और दो चर राशियां भी हैं, एक्स और वाई। अब इनमें देखें तो ए तो क्या है, ए है एक्स का गुणांक, ए क्या है, एक्स का गुणांक, और बी क्या है, बी है वाई का गुणांक, बी क्या है, वाई का गुणांक, और इसमें सी है वो क्या है, असर हैं, कांस्टेंट हैं, यानी कोई संख्या होगी, क्या होगी, कोई संख्या, ओनली संख्या होगी। बात समझ में आ रही है, कहने का मतलब ये है इनका व्यापक रूप, और इसमें चर राशियां 2 होगी, ठीक है ना, और अधिकतम घात कितनी होगी, 1 होगी, ये व्यापक रूप है। अब इसमें समझेंगे कि इनका ग्राफीय निरूपण में किस प्रकार की रेखाएं बनेगी जब दो रेखाओं को लेकर सॉल्व किया जाए, तो इसमें विधियां भी समझेंगे, वो क्वेश्चन करेंगे उस समय, लेकिन बेसिक में हम समझेंगे कि दो समीकरण होती हैं, दो चरों वाली रैखिक दो समीकरण, तो उनका सॉल्यूशन क्या होगा उनको डिटेल में जानते हैं। और आपका 101% क्वेश्चन बनने वाला टॉपिक मैं आपको समझा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों, देख लीजिए। दो समीकरण होगी ना, तो आप क्या लिखोगे, a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0, एक ये समीकरण होगी। दूसरी क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो समीकरण हैं वो क्या हैं, रैखिक समीकरण हैं, दो चरों वाली हैं, रैखिक समीकरण हैं, लेकिन दो समीकरण हैं। जब एक समीकरण देखें तो ये व्यापक रूप होगा, दो समीकरण ले लो तो ये होगा, 3 है तो यहां पर a3 b3 c3 ले लो, यानी कितनी समीकरण आप ले सकते हैं।
अब हम यहां पर क्या बात कर रहे हैं, देखो ये तो समीकरण हो गई। अब यहां पर अनुपात की बात करें तो क्या होगा, अनुपात की बात करें तो अनुपातों में क्या होगा, जब मैं a1 और a2 का अनुपात, ये a1 और a2 x के गुणांक हैं वो, जब b1 और b2 का अनुपात यानी y का गुणांक है ना वो, और c1 और c2 का अनुपात बराबर हो जाए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 का अनुपात बराबर हो जाए, तो वो रेखाएं कौन सी होगी, वो होगी समपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं, समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं, समपाती रेखाओं का मतलब एक रेखा होगी जस्ट उनके ऊपर दूसरी रेखा होगी, ये एक रेखा है तो इनके जस्ट ऊपर दूसरी रेखा होगी, यानी ये भी इसी पर होगी। संपाती एक रेखा है उसके ऊपर दूसरी रेखा चल रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस कंडीशन में आप क्या देख पा रहे हो कि संपाती हैं तो एक ही रेखा पर दूसरी रेखा है, तो आप कितने हल बता पाओगे, यानी इनके हल होंगे ना वो क्या होंगे, अनेक हल। कौन से हल, अनेक हल। अनेक हल क्यों हुए, यहां पर एक बिंदु ले लो, दो बिंदु ले लो, तीन, यानी अनंत बिंदु आप ले सकते हैं, बहुत सारे बिंदु। समपाती की कंडीशन में एक रेखा के ऊपर जस्ट दूसरी रेखा है, इसका मतलब यहां पे आप उनका हल क्या बताओगे, अनेक हल, यानी अपरिमित रूप से अनेक हल भी कह सकते हैं, ठीक है ना, अनंत हल। अब अनेक हल हैं तो उनका आप संगत और असंगत की स्थिति में क्या कहोगे, उनका हल क्या होगा, संगत होगा। ये आप पॉइंट इंपॉर्टेंट कर लेना यहां पर कि भी ये रेखाएं संगत हैं या नहीं, इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। दो रेखाएं दे देंगे और बताना पड़ेगा कि ये दोनों रेखाएं किस प्रकार की हैं, रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं क्या हैं, संपाती हैं, या फिर और क्या पूछा जा सकता है, प्रतिच्छेदी हैं या फिर समांतर हैं। तो संगत किस कंडीशन में होगा, जब आप हल ज्ञात कर सकते हैं, हल ज्ञात कर सकते हैं, हल ज्ञात कर सकते हैं, तो फिर क्या बनेगा, तो फिर आप क्या कहोगे, संगत हल। क्या कहोगे, संगत हल। और जब हल ज्ञात नहीं कर सकते हैं उनको क्या बोलोगे, असंगत हल। अब यहां पे सेकंड अनुपात क्या होगा, जब ये क्या होगा, ये तो तीनों बराबर हैं तो संपाती होगी। जब अनुपात a1 और a2 बराबर नहीं होंगे b1 और b2, जब इन दोनों का अनुपात b1 और b2 का अनुपात बराबर नहीं होगा, अब तीसरा साइड बराबर हो या ना हो कोई डिफेंड नहीं करेगा, उस कंडीशन में रेखाएं क्या होगी वो देखते हैं। रेखाएं क्या होगी प्यारे विद्यार्थियों, रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। क्या होगी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी का मतलब यानी एक दूसरे को क्रॉस करेगी, इस प्रकार से एक पॉइंट पर क्या होगा, कटान बिंदु होगा। ये आप खुद देख पा रहे हो, प्रतिच्छेदी की कंडीशन में हल कितने होंगे, एक हल। कितना हल, एक हल। और एक हल को और क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। कौन सा हल, अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा हल नहीं होगा, केवल और केवल एक हल होगा। कितना हल होगा, एक हल होगा। चलो अब इस कंडीशन में क्या हल ज्ञात हो रहा है, बिल्कुल एक हो तो रहा ना, इसमें अनेक हल ज्ञात हो तो रहे ना, तो संगत होगा। एक हल ज्ञात हो तो रहा ना, तो फिर क्या होगा, यहां पर भी संगत होगा। क्या होगा, संगत होगा। यानी हल दो कंडीशन में ज्ञात कर सकते हैं, तीसरी कंडीशन में ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन कौन सी है वो देखते हैं। जब इसमें a1 और a2 का अनुपात a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 है, ये तो दोनों बराबर हैं, लेकिन c1 और c2 क्या हैं, बराबर नहीं हैं। a1 a2 और b1 b2 तो बराबर हैं, लेकिन c1 c2 बराबर नहीं हैं, तो रेखाएं क्या होगी, समांतर। कौन सी रेखाएं होगी प्यारे विद्यार्थियों, समांतर रेखाएं होगी। समांतर का मतलब, समांतर का मतलब ये एक रेखा चल रही है, जस्ट उनके समांतर में ये चल रही है, यानी प्रत्येक कंडीशन में गैप बराबर रहेगा।
क्या ये कहीं पर मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनका हल क्या होगा? कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं। क्यों? क्योंकि ये मिलेगी नहीं तो हल कैसे होगा? कोई हल नहीं होगा। समांतर की स्थिति में समांतर कब बनेगा? जब ये रेशियो आएगा तब। A1 और A2 तो बराबर होगा, B1 B2, A1 A2 और B1 B2 का अनुपात बराबर, लेकिन C1 और C1 बटा C2 का रेशियो बराबर नहीं होगा, समांतर होगी। कोई हल नहीं। और कोई हल नहीं की कंडीशन में आप यहाँ पे क्या लिखोगे? असंगत वाली स्थिति। कौन सी स्थिति? असंगत। असंगत कौन सी स्थिति होगी प्यारे विद्यार्थियों? जब आप हल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। समांतर की कंडीशन में आप हल ज्ञात नहीं कर सकते हैं दी गई समीकरणों का, तो फिर वो क्या होगी? असंगत होगी। क्या होगी? असंगत। असंगत की केवल एक कंडीशन है, कौन सी है? जब रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। चलो, अब ये होता है जो दो चरों वाली रेखिक समीकरण है उनका बेसिक कंप्लीट इतना सही है। यहां से आपका क्वेश्चन है वो 101% है, ये ध्यान रखना। ये चीजें आपको आनी चाहिए। अब इनको हल करने की, दो चरों वाली रैखिक समीकरण है उनको हल करने की विधियां पर क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियोज के अंदर समझेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही बेसिक समझें। अब हम समझ रहे हैं जो द्विघात समीकरण हैं उनका क्या है बेसिक। श्रीधर आचार्य सूत्र के बारे में भी अच्छे से समझेंगे। अब हम समझते हैं द्विघात जो समीकरण हैं उनका बेसिक। एक्सरसाइज कौन सी होगी? एक्सरसाइज फॉर द्विघात समीकरण। कौन सी समीकरण? द्विघात समीकरण। सबसे पहले द्विघात समीकरण क्या होती है? देखो, द्विघात नाम से पता चल रहा है इसकी पावर क्या होगी? चर राशि की पावर क्या होगी? 2 होगी। इनका व्यापक रूप, सबसे पहले बात करें इनके व्यापक रूप की, तो वो क्या होगा? व्यापक रूप होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये इनका क्या होगा? व्यापक रूप। जहां आप क्या देख पा रहे हो कि ये हैं ए, वो हैं चर। देखो, द्विघात हैं तो चर राशि की पावर क्या होगी? अधिकतम पावर क्या होगी? 2। द्विघात बनेगी। ए क्या है? ए 0 नहीं हो सकता, लेकिन ए है क्या? एक्चुअली क्या है? ए x² का गुणांक, x² का गुणांक है। ठीक है। बी क्या है? बी 0 हो सकता है, सी भी 0 हो सकता है, लेकिन बी क्या है? x का गुणांक। बी क्या है? x का गुणांक। और सी क्या है? असर। सी क्या है? असर संख्या है, कांस्टेंट राशि है। यह बात हो गई इनके व्यापक रूप की, यानी इस प्रकार का व्यापक रूप है। और इनके कितने मूल होंगे या फिर इनके कितने शून्यक होंगे? जब शून्यक की बात करें या मूल की बात करें या मान की बात करें, एक ही होगा। ठीक है ना? और वो कितने होंगे? 2 होंगे। कितने होंगे? 2, क्योंकि द्विघात हैं। क्या हैं? द्विघात। अब यहां पे और क्या समझ रहे हैं कि जब इनमें जो मान ज्ञात करेंगे उसमें क्या क्या विविक्त रूप क्या होता है, उनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से हम समझ रहे हैं, देखो एक फॉर्मूला होता है जो विविक्त रूप का होता है। किन का होता है? विविक्तर रूप। जो क्या होता है? डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। विविक्त रूप का फॉर्मूला होगा, वो होगा d बराबर b² माइनस 4ac। अब यहां से भी आप देख सकते हैं ये d कैसे ज्ञात होगा? b² यानी इनका वर्ग करोगे, फिर माइनस 4a यानी इनका गुणा, और c यानी इनका गुणा। जब यहाँ पे इनमें से a b c का मान ज्ञात करके इसमें रखोगे तो वैल्यू आएगी, उनको क्या बोलोगे? विविक्त रूप। यानी ये द्विघात समीकरण है ना, उनके शून्यक ज्ञात करने के आधार पर, यानी जो शून्यक प्राप्त होते हैं ना, किस प्रकार के प्राप्त होते हैं? कभी बराबर प्राप्त होते हैं, वास्तविक प्राप्त होते हैं, या काल्पनिक प्राप्त होते हैं, तो उनको बताने वाला क्या होगा? विविक्त रूप। यानी द्विघात समीकरण के जो शून्यक प्राप्त होंगे वो किस प्रकार के होंगे बताने वाला फॉर्मूला कौन सा है? d बराबर b² माइनस 4ac। अब यहां से आप क्या देख पा रहे हैं? देखो, जब
डी का मान क्या है उस पर डिपेंड होगा। जब डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, जब डी का मान, तीन कंडीशन है, अच्छे से समझ लो क्योंकि इन पर ही क्वेश्चन पक्का है आपका। जब डी का मान 0 आ जाए, जब डी का मान 0 से छोटा आ जाए। कंडीशन क्या है, तीन कंडीशन बन रही हैं भाई, तीन कंडीशन ही बनेगी यहां पे। या तो डी का मान क्या आएगा, धनात्मक, डी का मान धनात्मक आएगा, या 0 आ सकता है, या ऋणात्मक आ सकता है, तीन कंडीशन है। तो डी का मान 0 से बड़ा आएगा यानी क्या आएगा, धनात्मक। क्या आएगा, धनात्मक। डी का मान 0 आएगा यानी यहां पे क्या होगा, डी का मान 0 आएगा, उस कंडीशन में क्या होगा। और यहां पे डी का मान 0 से छोटा आ रहा है, 0 से छोटा का मतलब आप क्या समझ पा रहे हो, ऋणात्मक। क्या समझ पा रहे हो कि यदि इनके शून्य या डी का मान क्या आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, ऋणात्मक आ जाए, तो फिर इनके शून्य किस प्रकार के होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इस बार इनमें से क्वेश्चन आपका 101% है। जब डी का मान 0 से क्या आए, बड़ा आए, जब डी का मान 0 आए, और जब डी का मान क्या आए, 0 से छोटा आए, तो किस प्रकार के मान होंगे, मूल क्या होंगे, उनके शून्यक क्या होंगे, उनको अच्छे से समझ रहे हैं। देखो तो प्यारे विद्यार्थियों, अब यहां से आप क्या देख पा रहे हैं कि जब डी का मान 0 से बड़ा आएगा ना, यानी धनात्मक आएगा, उस समय जो मूल होंगे वो क्या होंगे, वास्तविक। मूल क्या होंगे, मूल या शून्य की बात कर रहे हैं, मूल क्या होंगे, वास्तविक, वास्तविक व भिन्न भिन्न, वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे, या असमान भी कह सकते हैं, वास्तविक या भिन्न भिन्न तथा असमान भी कह सकते हैं। जब डी का मान 0 आ जाए तो मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, यानी रियल नंबर आएगा, यानी मूल क्या होंगे, वास्तविक, वह क्या होंगे, बराबर या समान, बराबर या समान, मूल बराबर होंगे, दोनों सेम आएंगे मूल। या फिर आप यहां पर क्या लिखें, एकदम बराबर। ओके, बराबर कब आएगा, जब डी का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, और डी का मान ऋणात्मक आ जाए, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक। क्या होंगे, काल्पनिक, क्योंकि रूट के अंदर ही आएंगे ये मान। काल्पनिक व क्या होंगे, भिन्न भिन्न, काल्पनिक व भिन्न भिन्न या असमान। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तीन बातें आप अच्छे से ध्यान कर लेना। जब डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे या असमान होंगे। जब डी का मान 0 आ जाए तो वास्तविक व बराबर होंगे या समान होंगे, और जब डी का मान ऋणात्मक आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, मूल क्या बनेगा, काल्पनिक व भिन्न भिन्न या असमान। अब प्यारे विद्यार्थियों, एकमात्र फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देता हूं कि ये वाली द्विघात समीकरण है ना, जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। जब इनके शून्यक ज्ञात होंगे ना, या इनके मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला, शून्यक या मान या मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, ज्ञात करने का फॉर्मूला या सूत्र क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, जिनको आप क्या बोलोगे, शीर्ष आसार्य सूत्र। क्या बोलोगे, शीर्ष आसार्य सूत्र। ये बातें अब इसमें समझ रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों, यानी ये द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का फॉर्मूला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि द्विघात समीकरण है, दो मूल्य शून्य होंगे या दो मूल होंगे, तो फिर प्लस माइनस दोनों लेना है। रूट के अंदर b² माइनस 4ac, कौन सा रूप, विविक्त रूप। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac, पूरे के अपॉन में क्या आएगा, 2a, पूरे के अपॉन में क्या आएगा, 2a। और यहां से आप ध्यान रखना, ये एकदम इनके इक्वल होगा, एकदम इनके इक्वल होगा, बराबर में ये बराबर इन भिन्न के एकदम सीध में रखना, x बराबर, फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना x बराबर माइनस बी
प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। आप इनकी जगह और क्या लिख सकते हैं, ये पूरा न लिखकर आप डी लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, विविक्त रूप हैं। कौन सा रूप है, यहां से आप देखो ना, ये डी क्या, इनको क्या लिख सकते हैं, डी यानी विविक्त रूप। यदि आप पहले से ये ज्ञात कर रहे हो, यानी इसमें आप ये भी ध्यान रखना कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन सा होगा, मूलों की प्रकृति। प्रकृति का मतलब वो वास्तविक हैं या काल्पनिक हैं, ज्ञात करने का फॉर्मूला भी यही है। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का फॉर्मूला पूछे तो विविक्त रूप का होगा। कौन सा होगा, विविक्त रूप का, यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। जब मूल ज्ञात करने होंगे तो फॉर्मूला कौन सा होगा, ये वाला। और इस फॉर्मूले को क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, द्विघाती सूत्र। कौन सा, द्विघाती सूत्र, या और क्या कहते हैं पता है प्यारे विद्यार्थियों, श्रीधर आचार्य सूत्र। क्या बोलेंगे इनको, श्रीधर आचार्य सूत्र। तो द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र है, इनको बोलेंगे। और वो समीकरण कौन सी है या कौन सा फॉर्मूला है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। जहां ए बी सी क्या है आपको पता ही है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी है एक्स का गुणांक, सी क्या है, असर राशि। इन पूरे की जगह आप डी भी लिख सकते हैं, कैपिटल डी। क्या लिख सकते हैं, कैपिटल डी। ये पूरा न लिखकर कैपिटल डी लिख सकते हैं। चलो, ये द्विघात समीकरण है, उनका बेसिक इतना ही है, केवल एक फॉर्मूले पर हैं। और ये बातें आप अच्छे से ध्यान रखना, यानी ये बातें आप अच्छे से ध्यान रखना, विविक्त रूप वाली, वास्तविक, भिन्न भिन्न, ये वाली बातें। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम समझते हैं एपी के फॉर्मूले। समांतर श्रेणी होते हैं ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उनके फॉर्मूले समझेंगे। उनमें भी कुछ सुनिश्चित फॉर्मूले हैं, उनको ही समझते हैं।